देखिए अपन चैप्टर को कंप्लीट कर चुके, चैप्टर के जो एग्जाम्पल्स थे वो भी अपन ने सोल्व कर लिए, सारे कॉन्सेप्ट अपन ने जान लिए हैं। अब इसके जो अनसोल्व क्वेश्चन हैं, अपनी जो एनसीईआरटी की जो बुक है उसके जो अनसोल्व क्वेश्चन इस चैप्टर में दे रखे हैं, वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर के अंदर, उन अनसोल्व क्वेश्चन को अपन सोल्व करें। तो इन क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आप एक बार पूरे चैप्टर की जो थ्योरी के जो कॉन्सेप्ट है उनको एक बार रिवाइज जरूर करें क्वेश्चन करने से पहले, ताकि वर्क का क्या फॉर्मूला है, एनर्जी के क्या क्या फॉर्मूले हैं, कोलिजन के क्या क्या फॉर्मूले हैं, पावर के क्या फॉर्मूले हैं, उनको कैसे अपन ने अप्लाई करना सीखा, कैसे उनको मॉडिफाइड करना अपन ने सीखा। ये फॉर्मूले आप एक बार अवश्य देख लें, उसके बाद फिर अपन इन क्वेश्चनों को जो है सोल्व करें। तो देखिए सबसे पहले अपन पहले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। जो छठे चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन है जो अनसोल्व में है, और इस एक ही क्वेश्चन के 4-5 भाग है, सेकंड क्वेश्चन है उसके भी कई भाग है, यानी कि अधिकतर क्वेश्चनों को कई पार्टों में डिवाइड किया हुआ है। तो यहां किस तरह से है ये क्वेश्चन उसको देखिएगा। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि सावधानी पूर्वक बताइए कि, सावधानी पूर्वक बताइए कि, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, सावधानी पूर्वक बताइए कि निम्नलिखित राशियां निम्नलिखित राशियां धनात्मक है या ऋणात्मक, धनात्मक है या ऋणात्मक। देखिएगा अब यहां किस किस के लिए किस किस को ये पूछ रहे हैं। नंबर ए कह रहे हैं किसी व्यक्ति द्वारा किसी कुएं में से, किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा किसी कुएं में से, किसी व्यक्ति द्वारा किसी कुएं में से रस्सी से बंधी बाल्टी को, कुएं में से रस्सी से बंधी बाल्टी को, किसी व्यक्ति द्वारा किसी कुएं में से रस्सी से बंधी बाल्टी को, किसी व्यक्ति द्वारा किसी कुएं में से रस्सी से बंधी बाल्टी को रस्सी द्वारा बाहर निकालने में, बाल्टी को रस्सी द्वारा बाहर निकालने में किया गया कार्य, बाहर निकालने में किया गया कार्य, यह है फर्स्ट। अब देखिएगा ये 5 पार्ट है। अब इन 5 पार्टों को अपन एक साथ पूरे 5 क्वेश्चन लिखें तो अपन आंसर कहां लिखेंगे, इसलिए अपन 5 जो पार्ट है उसके आंसर उसके साथ साथ ही अपन हल करते जाएंगे, ताकि अपने लिए आसान रहे, क्वेश्चन के साथ साथ ही उसका आंसर आता रहे, ताकि उसे समझना अपने लिए आसान रहे। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, किसी व्यक्ति द्वारा किसी कुएं में से रस्सी से बंधी बाल्टी को रस्सी द्वारा बाहर निकालने में किया गया कार्य। अब यह कार्य धनात्मक है या ऋणात्मक, यही पूछा गया है भाई, धनात्मक है या ऋणात्मक, ये इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। तो ध्यान रहे इसका आंसर कैसा होगा, कार्य होगा धनात्मक। क्यों होगा कार्य धनात्मक, उसका आंसर अपन जाने। देखिए सीधा सा आंसर है, अपन ने जो बल लगाया है उस बल की दिशा के अंदर ही बाल्टी खिंच रही है, यानी बाल्टी का विस्थापन आरोपित बल की दिशा में है, क्योंकि बाल्टी का विस्थापन आरोपित बल की दिशा में है।
ये आपको ध्यान रखना। जब वस्तु का विस्थापन आरोपित बल की दिशा में होता है तो किया गया कार्य धनात्मक, विपरीत दिशा में होता है तो ऋणात्मक, और लंबवत होता है तो शून्य। क्योंकि W इक्वल टू FS cos थीटा से अपन इसे कंसिडर करते हैं। नंबर बी पार्ट देखें। बी पार्ट इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है, उपरोक्त स्थिति में गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य। उपरोक्त स्थिति में, यानी इस क्वेश्चन की ही बात कर रहे हैं कि उस बाल्टी को अपन खींच रहे हैं। तो देखो, उपरोक्त स्थिति में गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य। ध्यान रहे, किया गया कार्य हमेशा दिए गए बल के लिए निकाला जाता है कि किस बल के लिए कार्य पूछा जा रहा है। जिस बल के लिए कार्य पूछा जाए उसी के लिए आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यह पूछ रहे हैं उपरोक्त स्थिति में गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। अब यहां आंसर चेंज हो जाएगा, गुरुत्वीय बल के लिए कार्य कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक। क्यों होगा ऋणात्मक, ये अब आप कारण जानें। देखो, इसलिए ऋणात्मक होगा क्योंकि बाल्टी का विस्थापन गुरुत्वीय बल की दिशा की क्या है, विपरीत है। क्योंकि बाल्टी का विस्थापन गुरुत्वीय बल की दिशा के विपरीत है, इसलिए इस स्थिति में कार्य कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक। नंबर सी क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, किसी आनत तल पर फिसलती हुई किसी वस्तु पर, किसी आनत तल पर फिसलती हुई किसी वस्तु पर, किसी आनत तल पर फिसलती हुई किसी वस्तु पर। क्वेश्चन क्या है, किसी आनत तल पर फिसलती हुई किसी वस्तु पर घर्षण बल द्वारा, किसी वस्तु पर घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य। ये पूछ रहे हैं इसके अंदर कि ये किया गया कार्य धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। तो ध्यान दें, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य सदैव कैसा होता है, ऋणात्मक। ये अपन खूब अच्छे से जान चुके हैं। क्यों होगा, देखिए, क्योंकि घर्षण बल सदैव गति के क्या होता है, विपरीत दिशा में होता है। और घर्षण बल जब गति के विपरीत दिशा में है तो किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक, क्योंकि cos 180 इज इक्वल टू -1। तो देखिए यहां पर इसका आंसर क्या लिखेंगे, किसी आनत तल पर फिसलती हुई किसी वस्तु पर घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक, क्योंकि घर्षण बल गति की दिशा के विपरीत लगता है। क्योंकि घर्षण बल गति की विपरीत दिशा में लगता है। घर्षण बल गति की विपरीत दिशा में लगता है, इस कारण से ये कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक। नंबर डी पार्ट, देखो अपन ने ए बी सी तक का पार्ट सोल्व कर लिया। नंबर डी की अपन बात कर रहे हैं, किसी खुरदरे क्षैतिज तल पर, किसी खुरदरे क्षैतिज तल पर, किसी खुरदरे क्षैतिज तल पर एक समान वेग से, किसी खुरदरे क्षैतिज तल पर एक समान वेग से गतिमान किसी वस्तु पर,
एक समान वेग से गतिमान वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य। गतिमान वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य। ये लो, अब देखिएगा इसमें उत्तर क्या होगा। देखो भाई, किसी खुरदरे क्षैतिज तल पर एक समान वेग से गतिमान वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य। पूछा क्या है, इसमें धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, तो इसमें आंसर आएगा धनात्मक, क्योंकि आरोपित बल और विस्थापन क्या है, एक ही दिशा में। जिस दिशा में अपन बल लगा रहे हैं वस्तु का विस्थापन भी क्या हो रहा है, उसी दिशा में हो रहा है। तो यहां आंसर क्या दिया जाएगा, धनात्मक। क्योंकि वस्तु का विस्थापन आरोपित बल की दिशा में है। क्योंकि वस्तु का विस्थापन क्या है, आरोपित बल की दिशा में। अब एक ही दिशा में हो गए तो बल और विस्थापन एक दिशा में है, तो कृत कार्य कैसा होगा, धनात्मक होगा। तो देखो अपन ने इस क्वेश्चन के 4 भाग पूरे कर लिए हैं। अब अपन आते हैं ए बी सी और डी के बाद नंबर ई पर। अब देखिए नंबर ई भाग क्या कहता है। अपन ने यहां उसका कारण भी लिख दिया कि भाई धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। ये आंसर लिखने के साथ साथ अपन ने उसका ये कारण बताया है कि वो क्यों वो धनात्मक होगा और क्यों वो ऋणात्मक होगा। तो देखिए नंबर डी तक अपन पूरे कर चुके हैं। नंबर ई जो कि इसका लास्ट भाग है, ये कह रहे हैं किसी दोलायमान लोलक को, किसी दोलायमान लोलक को यानी ऑसिलेशन करने वाला कोई पेंडुलम है, किसी दोलायमान लोलक को विराम अवस्था में लाने के लिए लोलक को विराम अवस्था में लाने के लिए किसी दोलायमान लोलक को विराम अवस्था में लाने के लिए वायु के प्रतिरोध बल द्वारा किया गया कार्य। लाने के लिए वायु के प्रतिरोध बल द्वारा किया गया कार्य। तो देखिए इसमें उत्तर क्या होगा। ध्यान रहे वायु का प्रतिरोध जो बल है वो गति के विरुद्ध कार्य करता है, और जब बल गति के विरुद्ध कार्य कर रहा है इसका मतलब बल का विरोध हो रहा है, यानी क्या कृत कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक। तो यहां इसमें आंसर कैसा आ जाएगा, ऋणात्मक। क्योंकि प्रतिरोध बल द्वारा किया गया कार्य क्यों होगा, क्योंकि लोलक को विराम अवस्था में लाने के लिए वायु का जो प्रतिरोध बल है वो कैसा कार्य करता है, गति के विरुद्ध। तो कह सकते हैं क्योंकि वायु का प्रतिरोध बल विरोध बल कैसे कार्य करता है भाई, गति के विरुद्ध कार्य करता है। क्योंकि वायु का प्रतिरोध बल गति के
विरुद्ध, गति के विरुद्ध कार्य करता है, ये लीजिए। तो यहां अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब अपन बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की, जो कि उस क्वेश्चन के भी 4 या 5 भाग अपन को दिए हुए हैं, यानी 4 भाग दे रखे हैं, इस भाग इसके तो 5 भाग थे। अब उसको अपन सोल्व करते हैं। वो एक न्यूमेरिकल टाइप से क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। क्या है उसमें, कार्य की हर स्थिति के बारे में उन्होंने उस क्वेश्चन के अंदर क्या है पूछा है, कार्य की हर स्थिति की उन्होंने क्या की है इसके अंदर चर्चा की है। यानी कि जैसे ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन के अंदर भी इन्होंने कार्य का धनात्मक ऋणात्मक मान पूछा है। अगला जो क्वेश्चन है उसमें हर बल के लिए कार्य पूछा है, और ध्यान रखना जिस बल के लिए पूछा गया है कार्य उसी के लिए अपन को ज्ञात करना होता है। घर्षण बल के लिए पूछते हैं, स्थिर वेग, ये किसी भी जो भी आपको मान दे रखा है, जिस बल के लिए, नेट बल के लिए किस तरह से है, वो अपन उस क्वेश्चन से इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, यानी कार्य का मान कैसे क्या अपन ज्ञात करते हैं। देखिएगा भाई, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। अब अपन बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपन सोल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को अपन को पहले पूरा ही लिखना पड़ेगा, फिर अपन एक एक स्टेप को इसको हल करते जाएंगे। क्वेश्चन लिखने में ही जरूर बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन हल करने में छोटा है। क्वेश्चन में ये क्या कह रहे हैं, 2 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु, 2 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु। देखो क्वेश्चन नंबर तो दूसरा है, लेकिन इससे पहले अपन ने जो पहला क्वेश्चन किया उसके 5 भाग थे, इसके भी अगर 4 भाग है तो 9 क्वेश्चन हो जाएंगे 2 क्वेश्चन करते करते। 2 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु जो आरंभ में विराम अवस्था में है, कि कोई वस्तु जो आरंभ में विराम अवस्था में है, 2 किलोग्राम की कोई वस्तु जो आरंभ में विराम अवस्था में है, 7 न्यूटन के किसी क्षैतिज बल के प्रभाव से, 7 न्यूटन के किसी क्षैतिज बल के, 7 न्यूटन के किसी क्षैतिज बल के प्रभाव में, 7 न्यूटन के किसी क्षैतिज बल के प्रभाव से एक मेज पर गति करती है। 7 न्यूटन के क्षैतिज बल के प्रभाव से एक मेज पर गति करती है। 2 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु जो आरंभ में विराम अवस्था में है, 7 न्यूटन के किसी क्षैतिज बल के प्रभाव में एक मेज पर क्या करती है, वो गति करती है। अगर एक मेज पर गति करती है तो मेज का गतिज घर्षण गुणांक 0.1 है, ये भी इसने सवाल में दिया है भाई। मेज का गतिज घर्षण गुणांक 0.1 है। घर्षण गुणांक का भाई मात्रक नहीं होता है, मात्रकहीन राशि है, 0.1 है। निम्न का परिकलन कीजिए। अब इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहे हैं वो एक एक भाग को लिखते हैं भाई। निम्न का परिकलन कीजिए, ये लो भाई। अब इस एक क्वेश्चन के ही आपके 4 या 5 भाग दिए हुए हैं। चारों भाग क्या क्या है पहले वो देखो। नंबर 1, पहले ये कह रहे हैं लगाए गए बल द्वारा 10 सेकंड में किया गया कार्य। लगाए गए बल द्वारा 10 सेकंड में
किया गया कार्य। फिर इसी का नंबर बी पार्ट ये कह रहे हैं घर्षण द्वारा 10 सेकंड में किया गया कार्य। देखो हर बल के लिए पूछा जा रहा है घर्षण द्वारा 10 सेकंड में किया गया कार्य। नंबर सी देखो इसी क्वेश्चन का सी पार्ट, वस्तु पर कुल बल द्वारा 10 सेकंड में किया गया कार्य। वस्तु पर कुल बल यानी जो नेट बल है, वस्तु पर कुल बल द्वारा किया गया कार्य। और नंबर डी तो देखो भैया ए बी सी 3 क्वेश्चन तो अपने लिख दिए हैं। नंबर डी कह रहा है वस्तु की गतिज ऊर्जा में 10 सेकंड में परिवर्तन। वस्तु की गतिज ऊर्जा में 10 सेकंड में परिवर्तन। देखिए भाई अब इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करें। न्यूमेरिकल हल करने का वही तरीका कि सबसे पहले क्वेश्चन को आप जब पढ़ें तो क्वेश्चन से रिलेटेड जो डाटा है वो डाटा आप सबसे पहले लिख लें, ताकि अपन को ये मान क्वेश्चन को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, वो आंकड़े अपने सामने रहें। देखो क्या क्या और कैसे हैं। सबसे पहले उनको नोट करते हैं। 2 किलोग्राम द्रव्यमान की, यानी कि सबसे पहले मेरे पास m आ गया है 2 किलोग्राम। कि कोई वस्तु जो आरंभ में विराम अवस्था में है, देखो भैया आरंभ में विराम अवस्था में जैसे जैसे लाइन पढ़ते जाएं आप लिखते जाएं कि u = 0 यानी प्रारंभिक वेग 0 है। 7 न्यूटन के किसी क्षैतिज बल के, यानी कि जो बल का मान दिया गया है जो कि इस वस्तु के ऊपर लग रहा है वो है 7 न्यूटन का। तो हम एक मेज पर गति करती है, मेज का गतिज घर्षण गुणांक 0.1 है। गति घर्षण गुणांक भी अपन को दे दिया है μ = 0.1। इसका कोई मात्रक होता नहीं है। तो देखिए भाई निम्न का परिकलन कीजिए। आप ये देखिएगा घर्षण बल अपन इससे निकाल लेंगे कि घर्षण बल अगर मैं F मानता हूं तो आप जानते हो F = μmg। तो घर्षण बल अपन ज्ञात कर लेते हैं। देखो पूछा नहीं है लेकिन इसकी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, सेकंड पार्ट देखें आप, घर्षण द्वारा 10 सेकंड में किया गया कार्य। इसका मतलब मुझे पहले घर्षण बल का मान भी निकाल लेना चाहिए ताकि अपने लिए हल करना आसान रहे। तो देखिएगा भाई म्यू की वैल्यू 0.1 दी हुई है, m की वैल्यू 2 है, g की वैल्यू मैं 10 लूंगा गणितीय सुविधा के लिए। तो ये हो गए हैं 1 2, यानी कि 2 न्यूटन का घर्षण बल हो गया। अगर 2 न्यूटन घर्षण बल है तो देखिएगा भाई नेट बल वस्तु पर नेट बल मैंने मान लिया F नेट = क्या होगा, आरोपित बल माइनस घर्षण बल, क्योंकि घर्षण बल हमेशा गति का विरोध करता है। तो ये हो गया है 7 - 2 = 5 न्यूटन। तो नेट फोर्स आ गया मेरे पास 5 न्यूटन। अब सब में एक चीज कह रहे हैं 10 सेकंड में किया गया कार्य। तो भैया 10 सेकंड में किया गया कार्य ज्ञात करने दो। बल तो अपन को पता है, तीनों बल पता चल गए, आरोपित बल भी पता है, घर्षण बल का मान भी अपने निकाल लिया, नेट बल भी पता है। अब समस्या यह है कि विस्थापन कितना है। तो विस्थापन के लिए अगर मैं देखता हूं समय दे रखा है, अगर समय आपके पास है और विस्थापन अगर आपको ज्ञात करना है तो गति की द्वितीय समीकरण इसमें बड़ी हेल्पफुल होती है। लेकिन गति की द्वितीय समीकरण निकालें उससे पहले अपन वस्तु के ऊपर क्या निकालना पड़ेगा, मुझे इसमें त्वरण भी निकालना पड़ेगा। तो देखो वस्तु पर नेट बल अपन ने ज्ञात कर लिया, फिर वस्तु में उत्पन्न त्वरण भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। वस्तु में उत्पन्न त्वरण, अगर मैंने मान लिया वस्तु में उत्पन्न त्वरण A है, तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण A का मतलब क्या होगा भाई, वस्तु पर नेट बल बटे में वस्तु का द्रव्यमान। वस्तु पर नेट बल कितना है, 5 न्यूटन है, और इसका द्रव्यमान कितना है, 2 है, ये लिख रखा अपन ने। तो ये हो गया है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना वस्तु के अंदर त्वरण आ गया। ध्यान रखना जी का मान अगर मैं यहाँ 10 की जगह 9 लूं तो आंसर में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, और वो अपन को करना नहीं है। अपन को तो केवल
जी का मान 10 रखने से क्या होगा, गणितीय सुविधा अपन को मिल जाएगी। तो ये हो गया है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर इसके बाद वस्तु द्वारा 10 सेकंड में तेज विस्थापन, गति के समीकरण से निकाल लो। वस्तु द्वारा 10 सेकंड में तेज विस्थापन, इसकी भी अपन गणना कर लेते हैं। किस समीकरण से करेंगे, गति की द्वितीय समीकरण से। देखो S = ut प्लस हाफ AT स्क्वायर से। देखो भाई u का मान 0, t का मान 10, प्लस हाफ a की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 2.5, t में 10 का स्क्वायर। तो देखो भाई S = तो शून्य हो गया। 2 से 2.5 को डिवाइड कीजिए 1.25, और ये हो गया है 1.25 इंटू 100, तो S = 125 मीटर। ये मेरे पास विस्थापन भी आ गया। ये लो, अब अपने पास सारी वैल्यूज अपने कैलकुलेट कर लिए। अब एक एक पार्ट को अपन सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन के। देखो नंबर ए, एक एक भाग को सोल्व करेंगे। यहां तक तो ये तो अपन ने क्वेश्चन लिया, ये क्वेश्चन की पूरे की अपने सामने क्या है, रूपरेखा आ गई। अब एक एक पार्ट को अपन सोल्व करते हैं। पहला, लगाए गए बल द्वारा 10 सेकंड में किया गया कार्य। पहले अपन ये ज्ञात करेंगे, यानी आरोपित बल द्वारा 10 सेकंड में कृत कार्य। देखो आरोपित बल द्वारा 10 सेकंड में कृत कार्य, मैंने मान लिया ये कार्य W1 है। तो देखिए फॉर्मूला तो अपन जानते हैं, W = Fs cos θ। ये देखो F कितना है भाई, आरोपित बल कितना है, 7 न्यूटन है। आरोपित बल का मान यहां पर कितना आ रहा है मेरे पास, 7 न्यूटन। ये लो 7। विस्थापन कितना है 10 सेकंड में, 125। थीटा का मान 0 डिग्री, क्योंकि उसी दिशा में आ रहा है। तो 7 × 125, 875 जूल हो गया। ये हो गया है 875 जूल। ये लो भाई, ये पहला आंसर सोल्व हो गया। फिर नंबर बी क्या पूछ रहे हैं, घर्षण बल द्वारा 10 सेकंड में किया गया कार्य। तो देखिए घर्षण बल द्वारा 10 सेकंड में कृत कार्य, मैंने मान लिया ये कार्य W2 है। तो W2 = क्या लेंगे अपन, घर्षण बल F, विस्थापन S और cos 180 डिग्री। घर्षण बल आते ही कार्य नेगेटिव के रूप में आएगा, तो कंफर्म है। तो अब देखिएगा यहां पर हम इनकी वैल्यूज रखें। घर्षण बल की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास, 2 न्यूटन, पहले मैं निकाल चुका हूं। S कितना आया है 125, cos 180 डिग्री, cos 180 का मान माइनस में हो जाएगा। तो 125 × 2 माइनस के 250 जूल। ये लो, यहां तो ये किस में थे, प्लस में, और यहां कितने आएंगे, माइनस के 250 जूल। नंबर सी देखो इन्होंने पूछा क्या है, नंबर सी ये कह रहे हैं वस्तु पर कुल बल द्वारा किया गया कार्य। वस्तु पर कुल बल द्वारा कृत कार्य, मैंने मान लिया कि वो W3 है। तो कार्य कुल बल कितना लिखेंगे अपन, F नेट इंटू विस्थापन S, cos 0 डिग्री होगा इसमें भी, क्योंकि उसी डायरेक्शन में तो आ रहा है। और अब देखो इनकी वैल्यूज रखो आप। F नेट कितना है मेरे पास, 5 न्यूटन आया था, ये रहा भाई 5। विस्थापन 125, cos 0 का मान 1, 125 × 5 ये अपन को करना है। अगर 125 × 5 करते हैं तो ये हो गए हैं 625, और ध्यान रखना प्लस में आ रहे हैं भाई, 625 जूल। नंबर डी पार्ट, डी में कह रहे हैं वस्तु की गतिज ऊर्जा में 10 सेकंड में परिवर्तन। तो आप भली भांति ये जान लें कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नेट बल द्वारा कृत कार्य के बराबर होता है। तो देखो
वस्तु की चूंकि वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार यही है, चूंकि वस्तु की गति ऊर्जा में परिवर्तन इज इक्वल टू नेट बल द्वारा कृत कार्य, नेट बल द्वारा कृत कार्य, यानी कि ये आ गया है मेरे पास प्लस 625 जूल। ये लीजिए, यहां अपने पास ये 2 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए हैं एनसीईआरटी बुक के। पहले क्वेश्चन के 5 भाग थे, दूसरे क्वेश्चन के 4 भाग है, चारों भाग अपन ने सोल्व कर लिए। इस क्वेश्चन का मूल आधार यहां है, ये वाला जो पार्ट है ये इस क्वेश्चन का क्या है, मूल भाग है, जो अपन ने कंप्लीट इसका कर लिया है। अब देखिएगा, अब अपन इसके बाद नेक्स्ट इसकी बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3 है। अब उस क्वेश्चन क्या है, एक बार आप इसे नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें एज इट ऐसे कैसे, क्योंकि सारा क्वेश्चन भी इसी में मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन का पार्ट, जो सारे पार्ट हैं वो भी मैंने इसमें साथ साथ ही आपके लिए सोल्व कर दिए हैं। आप एज इट ऐसे कैसे इसे एक बार नोट कर लें। अब अपन सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक सिंपल कॉन्सेप्ट पर बेस एक क्वेश्चन है, यानी कि एक सरल अवगति जिसमें दोलन गति इस प्रकार से हो रही है, सरल अवगति, उस पर आधारित क्वेश्चन है। पहले अपन क्वेश्चन नोट करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि रेखीय सरल अवगति कर रहे, रेखीय सरल आवर्त, रेखीय सरल आवर्त गति कर रहे किसी कण का स्थितिज ऊर्जा फलन, गति कर रहे किसी कण का स्थितिज ऊर्जा फलन। देखो भाई, इस ऊर्जा फलन को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं Vx से, अपन इसे Ux से भी ले सकते हैं। चलो इसे यहां के बजाय यहां लिखेंगे, किसी कण का स्थितिज ऊर्जा फलन किसी कण का स्थितिज ऊर्जा फलन Vx, चलो मैं इसे U से ही लिख देता हूं। U या V से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैंने U से ले दिया वैसे। स्थितिज ऊर्जा फलन Ux इज इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर है, जहां k इज इक्वल टू, या यह कह सकते हैं जहां k दोलन का बल नियतांक है, जहां k दोलन का बल नियतांक है, जहां k क्या दिया हुआ है भाई, दोलन का बल नियतांक है। और k की वैल्यू भी अपन को क्वेश्चन में दी है, k इज इक्वल टू 0.5 न्यूटन पर मीटर। के लिए न्यूटन पर मीटर के लिए ux का वह x, ux यानी इस ऊर्जा फलन, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, दोलन का बल नियतांक है k इज इक्वल टू 0.5 न्यूटन पर मीटर के, 0.5 न्यूटन पर मीटर के लिए Vx का x के मध्य ग्राफ चित्र में दिखाया गया है, कि ux वे x के मध्य, k इज इक्वल टू 0.5 है, के लिए, तो इसको पूरा लिख देते हैं, के लिए ux वे x के मध्य ग्राफ चित्र में दर्शाया गया है। देखो पहले मैं ग्राफ भी बना दूं, किस तरह से ग्राफ दिया गया है, ये इस तरह से ग्राफ है भाई।
ये इस तरह से ग्राफ अपने पास क्या है इन्होंने बनाया है। ये इसकी क्लाइमेट यानी कि ये कह सकते हैं एक्सट्रीम पोजीशन है, चरम स्थिति। ये चरम स्थिति को यहाँ पर इन्होंने दर्शाया है। मूल से इस एक्सिस पर स्थिर ऊर्जा फलन को लिया जा रहा है और यहाँ इस अक्ष पर x है, इधर प्लस में x हो जाएगा, इधर ये क्या होगा माइनस में x हो जाएगा। ये कह रहे हैं चित्र में दर्शाया गया है। फिर आगे क्या कह रहे हैं, यदि यह दर्शाइए कि इस विभव के अंतर्गत, यह दर्शाइए कि इस विभव के अंतर्गत, यह दर्शाइए कि इस विभव के अंतर्गत कुल ऊर्जा 1 जूल ऊर्जा वाले, इस विभव के अंतर्गत कुल ऊर्जा 1 जूल वाले, इस विभव के अंतर्गत कुल ऊर्जा 1 जूल वाले कण को अवश्य ही, वाले कण को अवश्य ही वापस आना चाहिए, वापस आना चाहिए जब यह x इजिकल टू प्लस माइनस 2 मीटर पर पहुंचता है, 2 मीटर पर पहुंचता है। देखिए अब इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करेंगे। गौर कीजिए, इस तरह से सरलावृत्ति हो रही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन ये हो रहा है। तो आप देखेंगे कि जब यहां इस एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा तो यहां पर इसका वेग 0 हो जाएगा। जैसे ही वेग 0 होगा ये वापस से यहां आ जाएगा, यानी कि ये स्थिति इसमें एक्स वाली जो है वो फाइंड आउट करनी है अपन को। यानी यहां पर ये 0 हो जाएगा, यानी प्रत्यानयन बल है। ये कैसे कह सकते हैं, देखो अपन पहले प्रत्यानयन बल को अपन सोल्व कर लें। तो देखो भाई, बल स्थिर ऊर्जा फलन से ये संबंध था, F इजिकल टू माइनस, याद कीजिए du अपॉन में dx अपन पढ़ चुके हैं। तो इससे अगर मैं बल की वैल्यू देखता हूं तो देखो भाई d अपॉन में dx, इस ऊर्जा फलन u की वैल्यू क्या है, हाफ के एक्स स्क्वायर। सोल्व कीजिएगा इसके अवकलन तो ये हो जाएगा माइनस के एक्स। यहां f इजिकल टू माइनस के एक्स आ रहा है, अर्थात कण पर जो है रेखीय प्रत्यानयन बल कार्य करता है, अर्थात कण पर रेखीय प्रत्यानयन बल कार्य करता है। और रेखीय प्रत्यानयन बल कार्य करता है जो कण को मूल बिंदु की ओर लाने का क्या करता है, प्रयास करता है। जो कण को मूल बिंदु की ओर लाने का प्रयास करता है। अगर जिस बिंदु पर, अब देखिएगा इसमें एक पॉइंट याद रखो, मूल बिंदु की ओर लाने का क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है, और जिस बिंदु पर इसका वेग 0 होगा यानी गति ऊर्जा 0 होगी वहां से वापस आ जाएगा। तो अपन ये भी पॉइंट कह सकते हैं आगे, जिस बिंदु पर दोलन करते कण का वेग, जिस बिंदु पर दोलन करते कण का वेग, या यूं कह सकता हूं कण का वेग 0, यानी कि गतिज ऊर्जा क्या हो भाई, 0 हो जाती है, या वेग क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। वहीं से कण वापस लौटता है, वहीं से कण वापस लौटता है। अब देखिएगा
कण अगर वापस लौट रहा है तो उसके लिए x फाइंड आउट करना है। अपन क्या जानते हैं कि कुल ऊर्जा होती क्या है, गतिज ऊर्जा, यानी कि यूं कह दो आप इसे, टोटल जो एनर्जी होती है ई टोटल, वो होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ई टोटल की वैल्यू 1 दी है। अब वापस कहां से लौटेगा, जहां पर गतिज ऊर्जा उसकी क्या है, 0 है, ये लो। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो देखें भाई, इससे तो मुझे एक्स निकालना है ना, तो यानी कि ये मेरे पास इक्वेशन हो गई है हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अपॉन में के, और इसका कर देंगे अपन रूट कर देंगे भाई 2 इंटू 1, और यहां से स्क्वायर को हटा दीजिए। तो देखो x इज इक्वल टू 2 तो 2 है भाई, k की वैल्यू कितनी है 0.5 यानी कि रूट ऑफ 4, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 मीटर। ये लो प्रूफ हो गया, यानी वही वैल्यू अपने पास आ गई जो ये पूछना चाह रहे थे कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 मीटर की डिस्टेंस पर क्या होगा, ये वापिस से लौट के आ जाए, इतना डिस्टेंस कवर करेगा। ये अपने पास क्वेश्चन हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको नोट कर लें। ये अपनी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर क्या है, 4 है, जो कि अपने पास एक अच्छा और सरल क्वेश्चन था जो अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद फिर अपन देखेंगे नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है।